हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मेरा नाम है मीनाक्षी लोधा। मैं आपको आज हिंदी व्याकरण का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर समास पढ़ाने वाली हूँ। बच्चों, पढ़ाने से पहले मैं आपसे एक बात जरूर कहना चाहूंगी कि समास का जो मैंने आपको पढ़ाऊंगी, ये चैप्टर आपको पूरी यूट्यूब पर इस टाइप से विस्तृत अध्ययन करके कोई नहीं पढ़ाएगा। बस मैं इतना ही बोलना चाहूंगी, चाहे कोई भी स्टेट लेवल का आप एग्जाम क्रैक करने का ट्राई कर रहे हैं या फिर सेंट्रल लेवल का एग्जाम, इससे बाहर इससे बाहर कोई क्वेश्चन आपका नहीं जाएगा। ये आप चाहे अगर चला जाए तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या फिर मेरी चैनल को आप स्ट्राइक बोल सकते हैं। ये आपको अधिकार है, कुछ भी रॉन्ग कमेंट कर सकते हैं, बट तभी जब आपका क्वेश्चन इस समास टॉपिक से बाहर चला जाए। इसलिए मैं आपके सामने लेकर आई हूँ पूरा विस्तृत अध्ययन समास का। तो चलो बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं। समास समास क्या होता है? समास क्या होता है? बचपन में आपने छोटी क्लासों में पढ़ा ही होगा कि जब हम बड़े से बड़े शब्द को छोटे से छोटे शब्दों में रूपांतरण करते हैं, उसी को हम समास कहते हैं। इट मीन्स संक्षिप्तीकरण। संक्षिप्तीकरण का मतलब होता है संक्षिप्त रूप से, छोटे रूप से, जैसे कि दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर नया और छोटा, छोटे शब्दों में एक नया शब्द बनता है। नया शब्द बनता है और छोटा जो शब्द जो बनता है उसी को समास हम कहते हैं। कहने का मतलब है, कोई पूछे कि समास किसे कहते हैं, तो समास दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बना एक नया शब्द और एक छोटा शब्द, वही समास कहलाता है। अर्थात कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक अर्थ प्रकट किया जा सकता है, उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को हम समास कहते हैं। ठीक है। इसके बाद में कुछ थोड़े से उदाहरण हैं हमारे पास में। जैसे कि है रसोई के लिए घर, रसोई घर। राजपुत्र, अब राजपुत्र बोलने में बहुत छोटा सा है ना, अगर इसको विस्तृत रूप से बोलेंगे हम तो राजा का पुत्र हो जाता है ना, तो राजा के पुत्र को हम शॉर्ट में राजपुत्र भी कह सकते हैं। ठीक है। समाज में दो पद होते हैं, पहले पद को पूर्व पद कहते हैं। जैसे कि ये पहला पद है, ठीक है ना, ये पहला पद है राज, ठीक है, ये पहला पद है, इसको पूर्व पद कहेंगे। और जो बाद का पद रहेगा, जैसे पुत्र है, तो इसको बाद के जो पद को हम उत्तर पद कहते हैं। जो बाद में आता है उत्तर पद, और जो पहले आता है वो पूर्व पद। बस इतना सा आपको ध्यान रखना है। आगे है जैसे कि रसोई घर, एक बार और बता देती हूँ आपको। ये पूर्व पद है, रसोई, घर उत्तर पद है, मतलब पहला पद और दूसरा पद। दूसरे पद को हम उत्तर पद के नाम से भी जानते हैं, पहले पद को पूर्व पद के नाम से जानते हैं। ठीक है। इसके बाद समाज के भेद। अब समाज के कितने भेद होते हैं? अब ये क्वेश्चन आपके हर बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा ही जाता है कि समाज किसे कहते हैं, समाज के भेद कितने होते हैं। तो एस समास, ठीक है, एस सिक्स, एस समास। क्या समझे? समाज के भेद कितने होते हैं? सिक्स। इस टाइप से याद रख लेना हमेशा, आप कभी नहीं भूलोगे। एस से समास, एस से सिक्स, छह से छह। मिल रहा है ना? आप मुंह से बोल के देखना। तो समाज के भेद कितने होते हैं बच्चों? छह। अब आज के बाद आप समाज की जो ये भेद है, ये आप कभी भी नहीं भूलेंगे। ठीक है। तो हम सबसे पहला भेद देखते हैं कि कितने भेद होते हैं, कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला होता है अवयवी भाव समास, जिसमें अवयव के बारे में बताया जाता है। दूसरा होता है तत्पुरुष समास, जिसमें कारक के बारे में हमें बताया जाता है। तीसरा होता है कर्मधारय समास, जिसमें हमें विशेषण विशेष्य के बारे में बताया जाता है। चौथा होता है दिग्गु समास, जिसमें पूर्व पद संख्यावाची होता है, कभी कभी उत्तर पद संख्यावाची हो जाता है। 5वें नंबर पर आता है द्वंद्व समास, यानी योजक चिन्हों का योजक चिन्हों का प्रयोग इसमें किया जाता है। 6 नंबर पर आता है बहुव्रीहि समास, इसमें जो जितने भी ईश्वर के, भगवान के जो नाम होते हैं, या फिर इसके दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों पद प्रधान होते हैं, प्रधान नहीं होते हैं, सॉरी, इसमें दोनों पद प्रधान ना होकर अन्य पद प्रधान होता है। इसमें बहुव्रीहि समास में क्या होता है, इसके जो दोनों पद होते हैं वो प्रधान ना होकर कोई तीसरा पद इसमें प्रधान होता है। ओके, अन्य पद का अर्थ निकलता है। जैसे कि कोई भी ईश्वर का, भगवान के, अगर भगवान के जो भी नाम आ रहे हैं गॉड के, वो सभी इसके अंदर आ जाते हैं। ठीक है, सॉरी मुझे लिखना नहीं आया, सॉरी। ओके, तो अवयवी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, दिग्गु समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास।
इसके बाद हम आगे थोड़ा सा, मैं आपको आगे एक्स्ट्रा इसलिए पढ़ाना चाहती हूँ कि अगर क्वेश्चन यहाँ से भी पूछ लिया जाता है तो आपका कोई भी क्वेश्चन कभी गलत नहीं जाएगा। कि प्रयोग की दृष्टि से समास के कितने भेद होते हैं, है ना। नॉर्मल समास के भेद तो कितने बताए मैंने आपको, 6 बताए हैं, ठीक है ना। नॉर्मल समास के भेद 6 होते हैं, ठीक है। और अगर प्रयोग की दृष्टि से समास के भेद पूछे, प्रयोग 3 शब्दों से मिलकर बना है ना प्रयोग, तो प्रयोग, संयोग, आश्रय और वर्णन, ठीक है। तो प्रयोग की दृष्टि से अगर समास के भेद पूछ ले जाए तो भी 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? संयोग मूलक समास, आश्रय मूलक समास और वर्णन मूलक समास। बस इतना ही आपको याद करना है, संयोग मूलक, आश्रय मूलक और वर्णन मूलक समास। ये प्रयोग की दृष्टि से 3 समास होते हैं, ठीक है बच्चों। तो मैं एक बार आपको ये जो समास हैं इनको एक बार और पदों की प्रधानता के आधार पर आपको बताना चाहूंगी। जिसमें पूर्व पद प्रधान होता है उसको हम अव्ययीभाव समास बोलते हैं। जो जिसका कि प्रथम पद जो होता है वो शायद कभी कभी अवयव भी होता है और उपसर्ग भी होता है, इसका प्रथम पद अव्ययीभाव समास का। दूसरे नंबर पे उत्तर पद प्रधान समास कौन कौन से होते हैं? उत्तर पद प्रधान समास तत्पुरुष समास जिसका दूसरा पद प्रधान होता है। कर्मधारय समास जो विशेषण विशेष्य बताता है, किसी की विशेषता बताता है जो का अर्थ स्पष्ट करता है। और दिग्गु समास जिसका पूर्व पद संख्यावाची होता है, ठीक है ना। और उत्तर पद प्रधान होता है। ऐसे भी इस टाइप से क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है आपका कि पूर्व पद प्रधान किसका होता है? अव्ययी भाव समास का पूर्व पद प्रधान होता है, जबकि तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास और दिग्गु समास, इन तीनों समास के जो उत्तर पद होते हैं वो प्रधान होते हैं। इसके बाद में दोनों पद प्रधान किस कौन से समास में होते हैं? दोनों पद प्रधान द्वंद्व समास में होते हैं। जैसे माता और पिता दोनों समान ही होते हैं ना, तो दोनों पद प्रधान द्वंद्व समास में होते हैं। इसके बाद दोनों पद अप्रधान, अप्रधान का मतलब है कोई तीसरा पद प्रधान, ठीक है ना। कोई तीसरा पद प्रधान कब होता है? बहुव्रीहि समास में होता है। किसमें होता है? बहुव्रीहि समास में कोई तीसरा पद प्रधान होता है, ठीक है। तो पूर्व पद प्रधान अव्ययी भाव समास, उत्तर पद प्रधान तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास और दिग्गु समास। दोनों पद प्रधान द्वंद्व समास में होता है, जबकि दोनों पद अप्रधान किसमें होता है? दोनों पद अप्रधान या अन्य पद प्रधान या तीसरा पद प्रधान किसमें होता है? बहुव्रीहि समास में। चलो आगे देखते हैं। तो सबसे पहले बच्चों मैं आपको पहला समास का पहला प्रकार बताना चाहूंगी जो कि है अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, अवयव के बारे में आप सभी जानते होंगे। नहीं जानते हैं तो मेरी जो मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है उसमें अवयव के बारे में आप अच्छे से पढ़ लेना, आपका कोई भी क्वेश्चन गलत उसमें से नहीं जाएगा। अव्ययी भाव समास, अवयव का अर्थ होता है जो कभी चेंज ना हो। अव्यय का अर्थ क्या होता है? अव्यय जो कभी खर्च ना हो। अव्यय का मतलब जो कभी व्यर्थ ना जाए, कभी खर्च ना हो। अव्यय जो कभी चेंज ना हो, चाहे कोई भी समस्या आ जाए, कोई भी किसी भी लिंग, वचन, कारक, परिस्थिति कभी भी वो बदला नहीं जा सकता, हमेशा एक सा रहता है। जैसे कि मैं यहाँ गई, अब मैं यहाँ गई या तू वहां यहाँ आया, ये यहाँ शब्द जो है ये कभी चेंज होगा? नहीं होगा, है ना। वो कल यहाँ आएंगी, चाहे बाकी सब चीजें चेंज हो जाएगी, लिंग, वचन, कारक सब चेंज हो जाएंगे, बट अवयव कभी चेंज नहीं होता है। प्रथम पद प्रधान व उपसर्ग हो सकता है किसका? अव्ययी भाव समास का जो प्रथम पद होता है वो प्रधान होता है, जैसे कि मैंने आपको ऊपर भी पद बताया है। और इसका जो प्रथम पद होता है वो उपसर्ग भी हो सकता है, ठीक है। उसे अव्ययी भाव समास हम कहते हैं। एक ही शब्द की पुनरावृत्ति बार बार में हो रही है, जैसे धड़ाधड़, फटाफट, इस टाइप से एक ही शब्द है जो बार बार में रिपीट हो रहा है, अगर पुनरावृत्ति हो रही है तो वहां पे भी अव्ययी भाव समास आएगा। बस इतनी सी ट्रिक याद रखनी है आपको कि इसका जो पूर्व पद होता है वो प्रधान होता है। दूसरी बात याद रखनी है कि जो प्रथम पद होता है वो उपसर्ग होता है। तीसरी बात ये ध्यान रखनी है कि शब्दों की पुनरावृत्ति होती है, वहीं अब अव्ययी भाव समास आ जाएगा। और कुछ भी याद रखने की आपको जरूरत नहीं है, ये मैंने दे भी रखा है आपको, देखो कि प्रथम पद उपसर्ग भी हो सकता है, शब्द की पुनरावृत्ति और अवयव आए, कोई भी अवयव आए,
ठीक है। और प्रथम पद रहता है वो प्रधान होता है। मैं बार बार मैं आपको इसलिए बोल रही हूँ ताकि आपको दिमाग में बैठ जाए कि अव्ययी भाव समास क्या होता है। एक बार मैं आपको बताना चाहूंगी, अव्ययी भाव समास प्रथम पद उपसर्ग होता है और प्रथम पद प्रधान होता है और शब्दों की पुनरावृत्ति होती है। जैसे कि यथाशक्ति, यथा, ठीक है, यथा अवयव है, क्या है, अवयव। यथाक्रम, प्रतिदिन, प्रति उपसर्ग है। आजन्म, आ उपसर्ग है। धड़ाधड़, यहाँ शब्दों की पुनरावृत्ति हो रही है। रातों रात, यहाँ शब्दों की पुनरावृत्ति हो रही है। ठीक है। अब इनके अर्थ तो मैं आपको क्या बताऊं, अर्थ तो आपको खुद को ही, आप खुद ही समझदार हैं, मैं अर्थ तो आपको क्या बताऊं। तो बच्चों, मैं आपको अव्ययी भाव समास बहुत अच्छी तरीके से समझा चुकी हूँ। अब हम दूसरा समास पढ़ते हैं, तत्पुरुष समास। अव्ययी समास में सब सिर्फ आपको इतना सा याद रखना है, पहला पद उपसर्ग, पहला पद प्रधान और शब्दों की पुनरावृत्ति। अव्ययी समास का कोई भी क्वेश्चन आपसे गलत नहीं जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं हम तत्पुरुष समास। सबसे टफ समास यही होता है बच्चों, सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी समास से पूछे जाते हैं। अगर आपको एक बार ये समास समझ में आ गया, पहले मुझे भी समझ में नहीं आता था, पर कहते हैं ना, करत करत अभ्यास से जड़मति हो तो सुजान। अगर अपन किसी एक चीज का अभ्यास करते रहते हैं, करते रहते हैं, करते रहते हैं, तो शब्द पे अपन को कमांड हो ही जाती है। चलो बढ़ते हैं, शुरू करते हैं। कारक से जुड़ा समास, दूसरा पद प्रधान, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास और दिग्गज समास। इन तीनों समास में दूसरा पद प्रधान होता ही होता है। कारक चिन्हों का लोप हो जाता है। ठीक है। तत्पुरुष समास हमेशा, अगर आपको कारक याद हैं अच्छे से, जो कि मैं आपको बता चुकी हूँ, मेरी वीडियोस देख लेना, बहुत इजी ट्रिक में आपको बता चुकी हूँ मैं। अगर आपको कारक याद है तो तत्पुरुष समास का कोई भी क्वेश्चन आपसे कभी भी गलत नहीं होगा। जैसे कि देश के लिए भक्ति, इसके थोड़े से उदाहरण देख लेते हैं। देशभक्ति, इसका बस आपको समास विग्रह करके देखना है कि क्या आ रहा है। देशभक्ति, तो देश के लिए भक्ति, अब के लिए, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए, तो संप्रदान कारक आ गया इसमें। ठीक है ना, आया नहीं आया। तो बस उसी टाइप से अपन को समास विग्रह करके देख लेना है, पता चल जाए कि हाँ तत्पुरुष समास से अपन, जैसे कि काके की, संबंध काके की, अधिकरण, इस टाइप से आपको कारक पूरा याद होना चाहिए तत्पुरुष समास के लिए। राजपुत्र में राजा का पुत्र, ठीक है ना, राजा का संबंध तत्पुरुष समास है इसमें। शरीर से आहत, सॉरी मैंने शर लिख रखा है, यहाँ पर आएगा शरीर से आहत। ठीक है ना, शरीर से आहत, यहाँ पर आएगा करण से। ठीक है ना, कारक। राह के लिए खर्च, किसके लिए खर्च, के लिए, वही संप्रदान कारक। तुलसी द्वारा कर्त, से के द्वारा, वही संप्रदान। ठीक है ना, ठीक है। यहाँ पे करण तत्पुरुष समास आएगा दोस्तों, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, यहाँ पर सॉरी है ना, तुलसी द्वारा कृत, तो यहाँ करण से के द्वारा। ठीक है, द्वारा कृत, तुलसीदास कृत। राजा का महल, किसका महल भाई, राजा का महल, काके की, संबंध काके की, तो यहाँ पर संबंध तत्पुरुष समास आ जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। तत्पुरुष समास के भेद। अब तत्पुरुष समास के कितने भेद होते हैं, तत्पुरुष समास के भी 6 भेद होते हैं। समास के कितने भेद होते हैं, समास के भी 6 भेद होते हैं दोस्तों, सॉरी, समास के भी 6 भेद होते हैं और तत्पुरुष समास भी 6 प्रकार के ही होते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है तत्पुरुष समास में, कर्ता और संबोधन, जो हम कारक पढ़ेंगे ना अभी, तत्पुरुष कारक टोटल 8 प्रकार के होते हैं। ओके, और तत्पुरुष समास भी कारक से रिलेटेड होता है। ठीक है, बट कर्ता और संबोधन तत्पुरुष समास के अंदर लुप्त हो जाते हैं, मतलब कर्ता और संबोधन कारक का कोई इसमें योगदान नहीं होता, ये लुप्त रहते हैं। बाकी कर्म से लेकर अपादान अधिकरण कारक तक इसमें यूज में आते हैं। जैसे कि वैसे विस्तृत तौर पर तत्पुरुष 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, समानाधिकरण तत्पुरुष और वैधिकरण तत्पुरुष। ठीक है, समानाधिकरण तत्पुरुष क्या होता है, इसमें प्रयोग होने वाले सभी पद समान कर्ता कारक के होते हैं। जो समानाधिकरण तत्पुरुष होता है, तो इसमें जो प्रयोग होने वाले जो सभी पद होते हैं ना, वो सभी पद होते हैं, वो कर्ता कारक के होते हैं। किसके होते हैं, कर्ता कारक के होते हैं। समानाधिकरण या कर्मधारय तत्पुरुष समास होता है, समानाधिकरण या कर्मधारय तत्पुरुष समास होता है। अब आता है वैधिकरण तत्पुरुष समास। प्रथम पद जो अपन पढ़ेंगे ना अभी, मोस्ट इंपोर्टेंट तो ये है दोस्तों, वैधिकरण तत्पुरुष समास, है ना, इसके पार्ट अपन पढ़ेंगे।
जो अपन कहते हैं ना तत्पुरुष समास कितने प्रकार के होते हैं, तत्पुरुष समास 6 प्रकार के होते हैं। पर 6 प्रकार के कैसे होते हैं? सबसे पहले जो तत्पुरुष समास है उनके 2 पार्ट होते हैं, यही समानाधिकरण और वैधिकरण। अब वैधिकरण के 6 प्रकार होते हैं, जो हम कारक वाले जो पढ़ेंगे ना 6 प्रकार, वो वैधिकरण समास के ही प्रकार होते हैं। ये आपको स्पष्ट कहीं किसी ने भी नहीं किया होगा दोस्तों, जो मैंने किया है। अब आप कभी भी नहीं भूलेंगे, चाहे क्वेश्चन अगर यहाँ से भी आ जाता है तो आप कर लेंगे। अब मुझे अच्छे से विश्वास हो चुका है। वैधिकरण समास में क्या होता है? प्रथम पद व द्वितीय पद अलग अलग विभक्ति में होते हैं, उसे वैधिकरण तत्पुरुष समास कहते हैं। दोनों की जो विभक्तियां होती है वो अलग अलग होती हैं, उसे वैधिकरण समास कहते हैं। अर्थात वैधिकरण समास 6 प्रकार के होते हैं। तो हम शुरू करते हैं। तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? कर्म तत्पुरुष समास। अगर आपको कारक याद है बच्चों, ठीक है ना, अगर आपको कारक याद है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बिल्कुल भी आपको तत्पुरुष समास याद करने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। दूसरे नंबर पे है करण तत्पुरुष समास, संप्रदान तत्पुरुष समास, आपादान तत्पुरुष समास, संबंध तत्पुरुष समास और अधिकरण तत्पुरुष समास, ठीक है। इसमें यहाँ पर जो कर्ता और संबोधन जो 2 कारक हैं उनका यहाँ पर लोप हो जाता है। क्या हो जाता है यहाँ पर? उनका यहाँ पर लोप हो जाता है, ठीक है, ओके। तो तत्पुरुष समास कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपदान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष और अधिकरण तत्पुरुष। सारे आपको कारक याद करने होंगे। कारक का वीडियो आप मेरी प्लेलिस्ट में देख लेना, आपको इजीली याद हो जाएगा। तो हम सबसे पहले तत्पुरुष समास का जो फर्स्ट प्रकार है वो पढ़ते हैं, कर्म तत्पुरुष समास। कर्म तत्पुरुष समास का जो विभक्ति लोप चिन्ह होता है वो होता है को। बोलते हैं ना कर्ता ने कर्म को, अब कर्ता तो और संबोधन का तो इसमें लोप है तत्पुरुष समास के अंदर। तो कर्म कारक से अधिकरण कारक तक के जितने भी समास होते हैं 6 प्रकार के, वो सभी तत्पुरुष समास के अंतर्गत हम याद करेंगे और वही आते हैं, ठीक है। तो इसका जो विभक्ति चिन्ह है वो को है। रथ, हम कुछ उदाहरण देख लेते हैं। रथ चालक, रथ को चलाने वाला, को आ गया। ग्रामगत, गांव को गया हुआ या गांव को गत, ठीक है ना। माखन चोर, माखन को चुराने वाला। वन गमन, वन को गमन। मुंह तोड़, मुंह को तोड़ने वाला। स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त। देशगत, देश को गया हुआ। जन, जितने जितने उदाहरण पढ़ेंगे ना अपन उतने उतना आपको याद होता जाए। जन प्रिय, जन को प्रिय। मरणासन, मरण को आसन, ठीक है ना। ये सभी क्या हो गया? कर्म तत्पुरुष समास के अंतर उदाहरण है ये, जहां पर को का विभक्ति चिन्ह आता है, ओके। अब नेक्स्ट है करण तत्पुरुष समास। करण तत्पुरुष समास का जो विभक्ति चिन्ह होता है वो होता है के द्वारा या से के द्वारा, ठीक है ना। यहाँ पर साधन होने का, अपन किसी साधन से जा रहे हैं, किसी वस्तु का अपन यूज कर रहे हैं, या अपन किसी के द्वारा कुछ कार्य कर रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पर साधन के द्वारा जो कार्य होता है उसका यहाँ पर प्रयोग किया जाता है, से के द्वारा, ठीक है। करण तत्पुरुष के अंतर्गत ये आता है। इसके बाद बच्चों हम इसके थोड़े से उदाहरण करण तत्पुरुष से थोड़े से उदाहरण इसमें हम देख लेते हैं। जैसे कि स्वर चरित। स्वर चरित का मतलब क्या होता है? स्व द्वारा रचित। स्वरचित का मतलब क्या? स्वरचित का मतलब होता है स्वर द्वारा रचित, मतलब स्वयं के द्वारा जिसकी रचना की गई हो, स्वरचित, ठीक है। दूसरा होता है मन चाहा, मन से चाहा, से आ गया इसमें, ये द्वारा आ गया इसमें। तो इसका मतलब क्या पता चल रहा है अपन को कि किसमें करण तत्पुरुष समास है। शोकग्रस्त, शोक से ग्रस्त। भूखमरी, भूख से मरी। धनहीन, धन से हीन। बाणाहत, बाण से आहत। ज्वरग्रस्त, ज्वर से ग्रस्त। मदांध, मद से अंधा, ठीक है।
रस भरा, रस से भरा, ये से आ रहा है ना, भयाकुल। आप समास विग्रह कर करके देख लेना बस। अगर समास विग्रह करने के बाद में आपको कारक चिन्हों का कोई भी विभक्ति चिन्ह नजर आ जाता है तो 101% वहां पर कौन सा समास है, तत्पुरुष समास आ जाएगा। बस इतना ही पूछा जाता है आपको। आपको तो एग्जाम क्रैक करना है कि एक ही नंबर का क्वेश्चन आएगा, वहां पर आपको टिक करना है और आगे निकल जाना है, बस इतना ही याद रखना। रस भरा, रस से भरा, भयाकुल, भय से आकुल, आंखों देखी, आंखों से देखी। अब आप इसको टुकड़े करोगे आंखों देखी का तो क्या करोगे, आंखों ने देखी, क्या आंखों से देखी, ठीक है ना, आंखों से देखी, तो यहाँ पर कर्ण तत्पुरुष समास हो जाएगा। इसके बाद हम आगे पढ़ते हैं संप्रदान तत्पुरुष समास। अब हमने कारक चिन्ह अगर पढ़ रखे हैं तो हमको बिल्कुल भी प्रॉब्लम्स की जरूरत नहीं होगी, हमें बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। संप्रदान तत्पुरुष का मतलब होता है संप्रदान के लिए, आप है ना, संप्रदान के लिए, ठीक है ना, को या के लिए, इसका जो विभक्ति चिन्ह होता है, दो पदों के बीच में संप्रदान कारक दिया जाता है ना, उसका मतलब आता है, इसके विभक्ति चिन्ह होता है के लिए या दान देने के अर्थ में, ठीक है ना। अगर कभी किसको दान दक्षिणा दी जा रही है या फिर किसी के लिए कोई कार्य किया जा रहा है, ये आ रहा है ना दान, बस संप्रदान में ही याद रखना है ये दान, और किसी में याद नहीं रखना है, अपादान भी आता है फिर, तो बस संप्रदान। अगर यहाँ पे संप्रदान में दान आ रहा है ना तो संप्रदान में बस इतना सा याद रखना है आपको, यहाँ दक्षिणा देने के अर्थ में, किसको धन देने के अर्थ में, किसको कोई चीज देने के अर्थ में, है ना, यहीं पे संप्रदान कारक आ जाता है। या फिर किसी के लिए कोई कार्य कर रहे हैं हम, ठीक है, के लिए, तो यहाँ पर संप्रदान कारक का प्रयोग होता है। जैसे विद्यालय, विद्या के लिए, के लिए आ रहा है। अच्छा, रसोई घर का तोड़ के बताओ आप, क्या होगा रसोई घर का समास विग्रह, रसोई के लिए घर, ये हमेशा आता है, मोस्ट पूछा जाता है हमेशा। सभा भवन, सभा के लिए भवन, विश्राम गृह, विश्राम के लिए घर, गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा, ठीक है। मैंने इतने सारे आपको एग्जाम्पल दे दिए कि आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अगर आपने पूरी वीडियो अच्छे से देख ली है ये, तो आपका समाज का 99% यहीं से पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अगर 1% किसी को, सभी को डाउट रहता ही है, पर मेरी तरफ से आपको कोई डाउट नहीं रखना है। मैंने यूट्यूब पे ऐसा कोई चैनल नहीं होगा जिसने इतने विस्तृत रूप से अध्ययन करवाया आपको समाज। मुझे सिर्फ इतना सा चाहिए कि जो मैंने आपको पढ़ाया है आपको डीपली आपको नॉलेज हो जाए और आपको ज्ञान की आपके माइंड में वृद्धि हो जाए, बस इतना ही चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। बस आप इसको अच्छे से पढ़ लें। देशभक्ति, देश के लिए भक्ति, स्नान घर, स्नान के लिए घर, सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह, है ना, के लिए आ जाए या को आ जाए, ठीक है, वहां पर हमेशा कौन सा तत्पुरुष समास आता है, संप्रदान तत्पुरुष समास आएगा। के लिए या दान देने के अर्थ में हमेशा तत्पुरुष समास आता है, ठीक है। तो आपको इतना सा याद रखना है कि संप्रदान जो तत्पुरुष समास है, यहाँ पर दान देने के अर्थ में, जैसे कि दान दक्षिणा किसने दी है, दक्षिणा किसने दी है, गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा, दान देने के अर्थ में, किसी को धन देने के अर्थ में, या फिर किसी के लिए हम कुछ कर दें, देशभक्ति, देश के लिए भक्ति, यहाँ पर संप्रदान कारक का हम यूज करते हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम चौथे नंबर का कारक अपादान तत्पुरुष समास, ठीक है, कारक नहीं अपादान, हम समास पढ़ रहे हैं चौथे नंबर का तत्पुरुष समास का। चौथे नंबर का जो भेद है वो है अपादान तत्पुरुष समास। अपादान तत्पुरुष समास की इतनी सी ट्रिक है, से अलग अलग होने के अर्थ में अपादान तत्पुरुष समास आ जाएगा, ठीक है। जैसे कि कुछ उदाहरण, काम चोर, काम से जी चुराने वाला, अलग हो रहा है ना, काम से जी चुरा के भाग गया वो, ठीक है। दूर आगत, दूर से आगत, दूर से आगत अलग आ रहा है ना, अलग हो रहा है, दूर से आगत, दूर से आया हुआ। रण विमुख, रण से विमुख, वो रण से विमुख हो गया, दूर भाग गया। पाप से मुक्त, पाप से मुक्त हो गया, वो दूर चला, अलग हो गया ना। देश निकाला, देश से निकाला, ठीक है, देश से निकाल दिया। पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट हो गया। पद च्युत, पद से च्युत, उसको पद से हटा दिया गया है, उसको पद से च्युत कर दिया गया है। जन्म रोगी, जन्म से रोगी, ये जो है जन्म से रोगी हैं, ठीक है ना, जन्म से रोग इसके साथ में है, जन्म से अलग आ रहा ना, जन्म से। रोग मुक्त, रोग से मुक्त,
ठीक है ना, अलग हो गया ये। जन्म से रोगी और रोग मुक्त, ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं? अपादान कारक के अंतर्गत आते हैं, अपादान तत्पुरुष समास के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद आता है 5वें नंबर पे समास आता है संबंध तत्पुरुष समास। संबंध तत्पुरुष, जैसे कि नाम से पता चल रहा है, संबंध तत्पुरुष समास का मतलब होता है कि जहां पर संबंध बताए जाए, किसी भी चीज से जहां पर संबंध हमें बताए जाए, जैसे कि का की के, जैसे कि राजा राजपुत्र राजा का पुत्र, गंगा गंगा का जल, यहाँ पर आएगा गंगा जल, थोड़ा सा मिसप्रिंट आ गया है, गंगा जल गंगा का जल, लोकतंत्र लोक का तंत्र, दुर्वादल दुर्व का दल, देव पूजा देव की पूजा, का के की आ जाए वहां पर संबंध तत्पुरुष समास या संबंध तत्पुरुष कारक आ जाता है। ठीक है, आम वृक्ष आम का वृक्ष, राजकुमारी राजा की कुमारी, संबंध बता रहा है ना, जलधारा जल की धारा। कुछ और उदाहरण है बच्चों जो कि इस प्रकार है, राजनीति राजा की नीति, सुख योग सुख का योग, सुख का योग, एक सेकेंड, मूर्ति पूजा मूर्ति की पूजा, मूर्ति की पूजा, श्रद्ध कण श्रद्धा का के कण, शिवालय शिव का आलय, देश रक्षा देश की रक्षा, सीमा रेखा सीमा की रेखा। अब मेरी बात सुनो, इसमें का की के आ रहा है ना, तो ये किसको प्रदर्शित कर रहा है अपन को? ये अपने संबंध को प्रदर्शित कर रहा है। किसको? संबंध। ठीक है, इसके बाद आगे आता है 6 नंबर पे अधिकरण तत्पुरुष समास। अधिकरण तत्पुरुष समास का जो विभक्ति चिन्ह होता है वो होता है मैं पे पर। ठीक है ना, मैं पे पर अधिकरण तत्पुरुष समास का जो विभक्ति चिन्ह होता है ना। जैसे कि कुछ उदाहरण है, कार्य कुशल कार्य में कुशल, आपको समास विग्रह करके देख लेना है बस। अगर मैं पे पर आ रहा है तो वहां पर समझ लेना कि अधिकरण तत्पुरुष समास है। वनवास वन में वास, आप तो इसलिए मैंने उदाहरण दिए हैं आपको कि अगर आप जितने भी उदाहरण पढ़ेंगे तो आपको ऑटोमेटिक आपको शब्दों को तोड़ना आ जाएगा, समास विग्रह करना आ जाएगा। ये आपके समास विग्रह संधि में भी बहुत उपयोगी रहेंगे। ईश्वर भक्ति ईश्वर में भक्ति, में पे पर है ना, किसका? अधिकरण, अधिकरण तत्पुरुष समास का, अधिकरण तत्पुरुष समास का ये कारक विभक्ति चिन्ह है। आत्मविश्वास आत्मा पर विश्वास, आत्मा पर विश्वास, दीन दयाल दीनों पर दया। ठीक है, दानवीर दान देने में वीर, आचार निपुण आचार में निपुण, जलमग्न जल में मग्न, सिर दर्द सिर में दर्द, कला कुशल कला में कुशल, आप बीती आप पर बीती, शरणागत शरण में आगत, आनंदम आनंद मग आनंद में मग्न, ये में मग्न। ठीक है ना, ये में पे पर ये। ठीक है, तो इनका समास विग्रह करने के बाद में क्या आ रहा है? में पे पर, हमें इन तीनों का पता चल रहा है। ठीक है, अधिकरण देखो आपको कारक तो याद करने ही पड़ेंगे, कारक विभक्ति चिन्ह तो, और तो बच्चों हम तत्पुरुष समास के 3 उपभेद और पढ़ेंगे। तो तत्पुरुष समास के 3 उपभेद और कौन कौन से हैं देखते हैं। तत्पुरुष समास के 3 उपभेद हैं, नए तत्पुरुष समास, उपपद तत्पुरुष समास और लुप्त पद तत्पुरुष समास। नए तत्पुरुष समास जैसे कि नाम से पता चल रहा है, इसका पहला पद निषेधात्मक होता है, इसमें नहीं का बोध होता है। जैसे कि असभ्य, तो असभ्य का अर्थ क्या होता है? जो सभ्य ना हो, न सभ्य। ठीक है ना, बस इतना से याद रखना है कि नए तत्पुरुष ये न तो ये किसको करता है? इंगित करता है, ये न को ही नहीं को ही इंगित करता है। ठीक है ना, नेगेटिव को ही, नेगेटिविटी को ही
इंगित करता है ने तत्पुरुष समास। अनादि, अनादि, ना, आदि, नेगेटिव। असंभव, जो संभव ना हो, न संभव। अनंत, ना, अंत। ठीक है ना, इस टाइप के जो भी अर्थ आ जाए, या तो उपसर्ग में आएंगे या निगेटिविटी में आएंगे। ठीक है, वहां पर ने तत्पुरुष समास होता है। दूसरे नंबर पे उपपद तत्पुरुष समास। उपपद तत्पुरुष समास का मतलब होता है इसका उत्तर पद जो होता है वो स्वतंत्र रूप से ना होकर प्रत्यय के रूप में प्रयोग में आता है। बस उतना उतना सा ध्यान रखना है। से पहला पद और उत्तर पद, दो पद होते हैं, है ना, प्रत्येक शब्द में। तो इसका उत्तर पद जो होता है वो हमेशा प्रत्यय में ही होता है। जैसे कि घोड़ा गाड़ी, नहीं घोड़ा गाड़ी तो नहीं आएगा, सॉरी। नभचर आ गया, कृतज्ञ आ गया, इसके बाद में लकड़हारा आ गया, तो ये हारा प्रत्यय है, कृतज्ञ प्रत्यय है, चर प्रत्यय है। उपपद तत्पुरुष समास का मतलब बस इतना सा होगा दोस्तों कि यहाँ पर सेकंड पद जो होगा ये प्रत्यय में आ जाएगा। थर्ड नंबर पे आता है लुप्त पद। जैसे कि नाम से पता पड़ रहा है कि इसमें पद जरूर लुप्त हो जाता होगा। तो जब समास में कोई कारक चिन्ह अकेला लुप्त न होकर पूरे पद सहित लुप्त हो और तब उसका सामासिक पद बने तो वह लुप्त पद समास तत्पुरुष समास कहलाता है। जैसे दही बड़ा, दही में डूबा हुआ बड़ा, है ना, दही बड़ा। अब दही को अपन उसको डिक्लेयर करेंगे, आप तो डेफिनेशन देंगे उसको, क्या किस टाइप से बोले हम, दही में डूबा हुआ बड़ा। ठीक है, पवन चक्की, पवन चक्की, पवन से चलने वाली चक्की। ऊंट गाड़ी, जो ऊंट से चलती है ना, ऊंटों से चलने वाली गाड़ी, ये लुप्त पद तत्पुरुष समास के अंतर्गत आ जाएंगे। अब तीसरे नंबर पे समास है कर्मधारय समास। आशा करती हूँ दोस्तों कि मैंने आपको पहले नंबर पर अव्ययीभाव समास समझाया, बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। तत्पुरुष समास समझाया मैंने कि आप सिर्फ 6 कारक याद कर लेना, कर्म से लेकर अधिकरण तक। अगर ये 6 कारक आपको याद है तो बिल्कुल भी तत्पुरुष समास बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। ठीक है, और तत्पुरुष समास के 3 उपभेद हमने पढ़ लिए हैं, ने तत्पुरुष, उपपद तत्पुरुष और लुप्त लुप्त पद तत्पुरुष समास। अब हम तीसरे नंबर का जो समास है, जैसे अव्ययीभाव समास हो गया हमारा, दूसरे नंबर पे तत्पुरुष समास हो गया हमारा, अब तीसरे नंबर पे हमारा कर्मधारय समास है। कर्मधारय का मतलब होता है कर्म। कर्म मतलब, कर्म का मतलब क्या होता है, जो विशेषताएं बताए, अपने कर्मों की विशेषताएं बताए। बस इतनी सी ट्रिक याद रख लेना, वहीं पे कर्मधारय समास आ जाएगा। इसका उत्तर पद प्रधान होता है। किसी भी शब्द की विशेषता बताई जाए विशेषण के तौर पर, है ना, तो ये विशेषण विशेष्य उपमेय उपमान से मिलाकर बना हुआ होता है ये कर्मधारय समास। या फिर जहां पे कंपैरिजन होता है ना, हे जो, ठीक है ना, हे जो आ गया जब समास विग्रह करने पर, तो वहीं पे तो कर्मधारय समास आ जाता है। जैसे चरण कमल, चरण के समान कमल है जिसके, ठीक है ना, चरण कमल, चरण कमल। ठीक है, नील गगन, नीला है जो गगन, समास विग्रह करके देख लेना, नीला है जो गगन। चंद्रमुख, चंद्र जैसा मुख। जहां पर उपमेय उपमान जैसा या है जो, ऐसी कोई भी समास विग्रह करने के बाद में शब्द आ रहे हों, हम देख लेंगे मुंह से बोल करके, समास विग्रह करके, वहीं पर कर्मधारय समास आ जाएगा। यहाँ पर जहां पर जिसकी किसी के गुणों की, किसी कर्मों की विशेषताएं बताई जा रही हो। महान आत्मा, महान है जो आत्मा, यहाँ पर भी कर्मधारय समास होगा। कुछ और उदाहरण हैं दोस्तों, जैसे कि है पीतांबर, पीतांबर पीत के जो है अंबर, ठीक है ना, पीतांबर। तो ये पीतांबर किसकी विशेषता बता रहा है, वैसे हम देखा जाए तो ये अगर आपके इसमें बहुव्रीहि समास आ जाए, ठीक है ना, तो बहुव्रीहि समास के अंतर्गत भी ये आ जाएगा। महान आत्मा, महान है जो आत्मा। लाल मणि, लाल है जो मणि। महादेव, महान है जो देव। देह लता, देह रूपी लता। नव युवक, नव है जो युवक। ठीक है ना, ये विशेषताएं बता रहा है। कभी कभी क्या होता है, पीतांबर को हम बहुव्रीहि समास में भी दे देते हैं, के अर्थ में भी बता देते हैं, बट कब, जब वहां पर ऑप्शन में कर्मधारय समास ना हो, तब, तभी बहुव्रीहि समास के अंदर वो आएगा। ठीक है, इसके बाद में अगर ऑप्शन में अपन को बहुव्रीहि समास दिया हुआ है और कर्मधारय भी दिया हुआ है, तो बहुव्रीहि समास को हम फर्स्ट प्राइवेसी देंगे। अदरवाइज बहुव्रीहि नहीं है तो हम कर्मधारय पे ही लगाएंगे, क्योंकि विशेषता प्रकट कर रहा है ये। ठीक है, जैसे
नीलांबर, पीतांबर, इस टाइप के कोई भी प्रश्न आ जाते हैं भगवान से रिलेटेड, तो वैसे फर्स्ट प्रायोरिटी अपन बहुव्रीहि को ही देंगे। ये मोस्ट इंपोर्टेंट बात है। अगर बहुव्रीहि होता है ऑप्शन में तो, और नहीं होता है तो हम कर्मधारय को ही बताएंगे। ठीक है, ओके। चलो, कर्मधारय के कुछ भेद हैं, मैं शॉर्ट में बता देती हूँ, शॉर्ट में, बिल्कुल शॉर्ट में। जैसे कि हम सभी जानते हैं कर्मधारय जो समास है विशेषण विशेषता बताता है, उपमेय उपमान बताता है। ठीक है, ये चीज आप थोड़ी देर के लिए भूल जाएं, ये चीज आपको पता है क्योंकि अपन कर्मधारय समास के भेद पढ़ रहे हैं। तो कर्मधारय समास शॉर्ट में याद करना। कर्मधारय समास विशेषता विशेषण बताता है, विशेषण विशेष्य बताता है ना। तो पहले विशेषण, विशेष्य, विशेषणों, विशेष्यो, इस टाइप से याद करना। विशेषण, विशेष्य, है ना। कर्मधारय के दो प्रकार तो हम याद कर लेते हैं, विशेषण, विशेष्य, पूर्वपद, पूर्वपद। तो विशेषण पूर्वपद और विशेष्य पूर्वपद, विशेषण पूर्वपद, विशेष्य पूर्वपद। तीसरे नंबर का है विशेषणों भयपद, विशेष्यो भयपद। दो पूर्वपद है दोस्तों इसमें और दो भयपद है। ठीक है, तो कर्मधारय समास चार प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? विशेषण, विशेष्य, विशेषणों और विशेष्यो। देखो, विशेषण पूर्वपद, विशेष्य पूर्वपद, विशेषण पूर्वपद, विशेष्य पूर्वपद, विशेषणों भयपद, विशेष्यो भयपद। ओ की मात्रा देख लेना, भय पद में क्या, भय में डर लगता है ना, तो डर की मारी क्या निकल गया, ओ निकल गया। क्या निकल गया? डर की मारी ओ निकल गया, है ना। तो विशेषण पूर्वपद, विशेष्य पूर्वपद, विशेषणों भयपद, विशेष्यो भयपद। ठीक है, इसके बाद में थोड़ा सा हम इसको विस्तृत रूप से पढ़ लेंगे, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। विशेषण पूर्वपद, विशेषण पूर्वपद पहला पद प्रधान होता है। नीली गाय, नील गाय। ठीक है, प्रिय सखा, प्रिय है जो सखा। ठीक है, विशेष्य पूर्वपद, विशेष्य मतलब पहला पद विशेष्य होता है इसमें, जैसे कि संस्कृत में होते हैं ये, कुमारी श्रमणा, कुमार श्रमण। ठीक है, विशेष मतलब विशेष्य किसे कहते हैं? जिसकी विशेषता बताई जाए। ठीक है, तो कुमारी की विशेषता बताई जा रही है, तो कुमार श्रमण, कुमारी श्रमणा और कुमार श्रमण। ठीक है ना, तो इसकी कुमार की विशेषता बताई जा रही है। ठीक है, विशेषण भयपद तीसरे नंबर का है। विशेष दोनों पद इसमें विशेषण होते हैं, जैसे नील पीत, दोनों पद नीला और पीला। सुनी और अनसुनी, सुनी भी वही और अनसुनी भी, दोनों इसकी विशेषता हो गई। तो एक दूसरे का विलोम भी हो सकता है। विशेषणों भयपद समास, जो कि कर्मधारय समास का तीसरे नंबर का समास है। ठीक है, विशेष्य भयपद, विशेष्य भयपद में दोनों पद विशेष्य हो, जैसे कि वायस, दर, आम, गाछ। विशेष्य का मतलब होता है जो विशेषण की विशेषता बताते हैं, तो इसमें दोनों पद जो होते हैं वो विशेष्य होते हैं। जैसे आते तो नहीं है ये क्वेश्चन, पर अगर आप सेंट्रल लेवल एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या हाई लेवल एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो इस समाज से एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं जाएगा कभी भी। अगर आपको उनके चार पार्ट भी याद होंगे कि कौन सा पार्ट है कर्मधारय समास का इसमें से एक, तो अब दो तो पूर्व पद है और दो भय पद है। विशेषण पूर्व पद, विशेष्य पूर्व पद, विशेषण भय पद, विशेष्य भय पद। ठीक है, विशेषण पूर्व पद में पहला पद प्रधान, नीलगाय, नीलगाय। विशेष्य पूर्व पद में पहला पद विशेष्य, संस्कृत में होता है कुमार श्रवण। विशेषणों में, विशेषणों भय पद में दोनों पद विशेषण होते हैं, नील और पीत। विशेषणों भय पद में दोनों पद विशेषण होते हैं, नील और पीत। और विशेष्य भय पद में दोनों पद विशेष्य होते हैं, जैसे वाय, दर और आम, गाछ। ठीक है, इसके बाद कर्णधारय समास के भी उपभेद होते हैं। जिस टाइप से हमने तत्पुरुष समास के उपभेद पढ़े थे ना, तीन नए तत्पुरुष समास, उपपद तत्पुरुष समास और लुप्तपद तत्पुरुष समास, उसी प्रकार से कर्मधारय समास के भी तीन उपभेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? उपमान, उपमित और रूपक। ये दोस्तों मैं चाहती तो आपको पढ़ाती ही नहीं, पर मैं आपको इसलिए पढ़ाना चाहती हूँ कि अगर मैंने कोई नया चैप्टर शुरू किया है आपका समाज का या कोई भी चैप्टर, तो मैं आपको विस्तृत रूप से पूरा उसको डिटेल में आपको पढ़ाना चाहूंगी। मैं नहीं चाहूंगी कि आपका कोई भी नुकसान हो। मेरा कोई एम्बिशंस नहीं है कि मैं यूट्यूब पे वीडियोस डालूं या फालतू का लालच क्रिएट करूं, नहीं, मुझे नहीं। बस मैं इतना चाहती हूँ जो मुझे याद है, ये मैंने अपने हाथों से नोट्स बनाए हुए हैं दोस्तों, चाहे आप देख सकते हैं मेरी खुद की नोटबुक मैंने इतने अच्छे तरीके से बना रखी है कि मैं जिसको भी पढ़ाऊं उसको मैं 100% दे सकूं। चलो ज्यादा बात नहीं करते हैं, चलो शुरू करते हैं। कर्मधारय समास के उपभेद तीन होते हैं, उपमान कर्मधारय समास, उपमित कर्मधारय समास और रूपक कर्मधारय समास। ठीक है, तो नेक्स्ट समास हमारा आता है दोस्तों दिग्गु समास। दिग्गु समास किसे कहते हैं? दिग्गु समास के अंदर इसका जो प्रथम पद होता है वो संख्यावाचक होता है, जो पूर्व पद होता है, और कभी कभी, बस कभी कभी, यही कभी कभी
उत्तर पद भी संख्यावाचक हो जाता है। ठीक है, पूर्व पद अधिक होता है वैसे संख्यावाचक देखा जाए तो। बस इसमें इतना से याद रखना, पूर्व पद ही संख्यावाचक होता है दिग्गु में। दिग्गु का नाम आ जाए तो संख्या याद रख लेना। ठीक है, जो कि एक समूह को, एक ग्रुप को दर्शाती है। जैसे कि नवग्रह, 9 ग्रहों का समूह। दोपहर, दोपहरों का समाहार। त्रिवेणी, 3 वेणियों का समूह। पंचतंत्र, 5 तंत्रों का समूह। त्रिलोक, 3 लोकों का समाहार। शताब्दी, 100 शब्दों का समूह। पंसेरी, 5 शेरों का समूह। सतसई, 700 पदों का समूह। चौगुनी, 4 गुनी। त्रिभुज, 3 भुजाओं का समाहार। ठीक है, अब द्विगु समास के भेद। द्विगु समास के कितने भेद होते हैं दोस्तों? द्विगु समास के 2 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? समाहार द्विगु समास और उत्तर पद प्रधान द्विगु समास। ठीक है, समाहार द्विगु समास, उत्तर पद प्रधान द्विगु समास। समाहार द्विगु समास क्या होता है? इसका अर्थ होता है समुदाय। क्या होता है? समाहार का अर्थ होता है समुदाय, इकट्ठा करना, समेटना, उसे समाहार या द्विगु समास कहते हैं। उसी प्रकार उत्तर पद प्रधान द्विगु समास कौन सा होता है? ये 2 प्रकार के होते हैं, बेटा या उत्पन्न होने के अर्थ में, और जहां पर सच में उत्तर पद पर जोर दिया जाता है। यहाँ पर उत्तर पद प्रधान, नाम ही इसका उत्तर पद प्रधान द्विगु समास है, जहां पर उत्तर पद पर जोर दिया जाता है, या फिर एक बेटा या उत्पन्न होने के अर्थ में। किसका है? द्विगु समास के 2 पार्ट हैं, समाहार द्विगु समास और उत्तर पद प्रधान द्विगु समास। द्विगु समास क्या होता है? जिसका पूर्व पद संख्यावाचक होता है, सॉरी। ठीक है, द्विगु समास के 2 प्रकार हमने बताए हैं, समाहार द्विगु समास और उत्तर पद प्रधान द्विगु समास। थोड़े से उदाहरण हम देख लेते हैं फटाफट से बच्चों। 3 लोकों का समाहार, त्रिलोक। ठीक है, 5 वटों का समाहार, पंचवटी। 3 भुवनों का समाहार, त्रिभुवन। जहाँ पे ग्रुप की बात हो रही हो, समाहार है ना, जहाँ पे ग्रुप की बात हो रही हो। दूसरा था उत्तर पद प्रधान द्विगु समास, जैसे कि पहला है 2 माँ का दुमाता, 2 सूतों का के मेल का दुसूती। अब दूसरा है उत्तर पद प्रधान का जो दूसरा पार्ट है, इसमें सच में जो उत्तर पद होता है वो ओरिजिनल में उस पर जोर दिया जाता है, 5 प्रमाण से पंच प्रमाण, 5 हथड़ तो पंच हथड़। ये किसका है? उत्तर पद प्रधान द्विगु समास का उदाहरण है। इसके बाद में बस इतनी सी ट्रिक याद रखनी है दोस्तों, अगर 1 से 10 तक कोई भी गिनती आए, या फिर 10, 20, 30, 40 और 100 तक, जी 00 वाली, 10, 20, 30 से लेकर 100 तक कोई भी काउंटिंग आए, या फिर 1 से 10 तक कोई भी काउंटिंग आए, वहां पे द्विगु समास ही माना जाएगा। जबकि 11 से लेकर 99 तक अगर कोई भी संख्या आती है, या किसी भी संख्या में संस्कृत का कोई भी शब्द आता है, तो वहां पर द्वंद्व समास माना जाएगा। ये बात आप इंपोर्टेंट याद रखना। जैसे 12 सिंहा, ठीक है ना, बहुत सारे ऐसे शब्द आते हैं जहां पर द्वंद्व समास आएगा। लेकिन अगर 1 से 10 तक गिनती आती है, और 10, 20, 30, 00 वाली से 100 तक जो भी गिनती आती है, वहां पर द्विगु समास ही माना जाएगा। जबकि 11 से 99 तक कोई भी संख्या आती है, और वहां पर द्वंद्व समास आएगा। द्वंद्व का मतलब होता है द्वंद्व, जब दोनों के बीच में द्वंद्व छिड़ा हो, या, और, अथवा, एवं, इस टाइप के जहाँ पे योजक चिन्हों का प्रयोग हो रहा हो, वहां पर द्वंद्व समास होता है, जहां पर दोनों पद प्रधान होते हैं। विलोम भी आ जाएगा, अथवा, या और योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। ठीक है, उदाहरण के लिए हम देखेंगे जलवायु। जलवायु, अब मैं खुद भी कंफ्यूज हो गई थी इस वाले प्रश्न में कि जलवायु, इसमें कौन सा समास होना चाहिए। तो फिर जब मैंने देखा कि दोनों को अलग अलग करके, जल और वायु दोनों अलग अलग होता है, तो जलवायु में कौन सा समास है? द्वंद्व समास है। अपना और पराया, ठीक है, अपना पराया। पाप और पुण्य, पाप और पुण्य। ठीक है, राधा और कृष्ण, राधा कृष्ण। अन्न और जल, अन्न जल। देश और विदेश, देश विदेश। गुण और दोष, गुण दोष। ठीक है, द्वंद्व समास के हम 3 भेद मानते हैं। कौन कौन से? ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, चाहे आप कुछ पढ़ो या मत पढ़ो, पर द्वंद्व समास के जो ये भेद है, ये जरूर आप पढ़ लेना। ठीक है, ठीक है। इतरेतर द्वंद्व समास, समाहार द्वंद्व समास और वैकल्पिक द्वंद्व समास। इतरेतर द्वंद्व समास, समाहार द्वंद्व समास और वैकल्पिक द्वंद्व समास, ये द्वंद्व समास के 3 भेद। दोस्तों, द्वंद्व समास के 3 भेद हमने पढ़े हैं।
कौन कौन से पढ़े हैं? इतरेतर द्वंद्व समास और समाहार द्वंद्व समास और वैकल्पिक द्वंद्व समास। तो द्वंद्व समास का हम पहला जो भेद है वो पढ़ेंगे, इतरेतर द्वंद्व समास। इतरेतर द्वंद्व समास में सिर्फ आपको इतना सा याद रखना है कि दो शब्द होते हैं वो और से जुड़े हुए हों और हमेशा बहुवचन में यूज आते हैं और दो या दो से अधिक शब्द पदों से मिलकर बने होते हैं। जैसे कि राम और कृष्ण, हम राम कृष्ण बोलते हैं ना, हमारे राम और कृष्ण बोल रहे हैं ना बहुवचन में। माँ और बाप, हमारे माँ और माँ बाप, ठीक है ना। और से जुड़े हुए हों और हमेशा हम उन्हें बहुवचन में यूज करें, वो इतरेतर द्वंद्व समास के अंतर्गत आते हैं। अमीर और गरीब, ऋषि और मुनि, हमारे ऋषि और मुनि, ठीक है, हमारे बोल रहे हैं ना हम। बेटा और बेटी, हमारे बेटा और बेटी, ठीक है। तो हम इनको हमेशा बहुवचन में इस्तेमाल करते हैं, बीच में और लगा रहता है और दो या दो से अधिक पदों से मिलकर हमेशा बने होते हैं, इतरेतर समास के अंतर्गत आते हैं। दूसरे नंबर पे समास आता है समाहार द्वंद्व समास। नाम से पता चल रहा है समाहार, समाहार का मतलब समूह, समूह में होता है, जो समूह का बोध कराए, ठीक है, एक में एक मिला हुआ हो, छुपा हुआ रहता है, एक में एक छुपा हुआ रहता है। दाल रोटी, दाल चावल, ब्रेड बटर, ठीक है। ब्रेड बटर अलग अलग थोड़ा ना, ब्रेड से बटर लगा के खाते हैं ना अपन, तो ब्रेड बटर एक साथ ही बोलते हैं, ठीक है। दाल रोटी, दाल चावल। हाथ पाँव, मेरे हाथ पाँव बहुत दर्द कर रहे हैं, अब भले हाथ दर्द कर रहा हो उसका, और वो बोलेगा हाथ पाँव दर्द कर रहे हैं। आहार निंद्रा, आहार और निंद्रा, ठीक है, ये सभी समाहार द्वंद्व समास के अंतर्गत आते हैं। तीसरा नंबर का समास आता है, द्वंद्व समास का तीसरा रूप है वैकल्पिक द्वंद्व समास। वैकल्पिक का मतलब जहां पर विकल्प आए, या, अथवा या विलोम का ज्यादा यूज होता है, वहां पर कौन सा वैकल्पिक द्वंद्व समास होता है, जहां पर या का यूज करते हैं हम, अथवा का यूज करते हैं हम, या विलोम आते हैं, एक दूसरे के अपोजिट आते हैं, उसी को वैकल्पिक द्वंद्व समास कहते हैं। पाप पुण्य, पाप या पुण्य, ठीक है। या और अथवा का जहां पर यूज हो रहा है वहां पर वैकल्पिक द्वंद्व समास आता है। भला बुरा, भला या बुरा। थोड़ा बहुत, थोड़ा या बहुत, यहाँ पर कौन सा वैकल्पिक द्वंद्व समास आ जाएगा, ठीक है। देखो दोस्तों, और आज हमारे इस सीजन का सबसे लास्ट आखिरी भेद है समास का बहुव्रीहि समास। मैं जानती हूँ वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है, पर मैंने आपको समास का ऐसा कोई भी चैप्टर नहीं है या फिर ऐसा कोई भी प्रश्न नहीं है, ऐसा कोई भी भेद नहीं है जो आपको मैंने नहीं बताया, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं। बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास में सिर्फ एक चीज आपको याद रखनी है कि प्रश्न परीक्षा में क्वेश्चन आ जाता है आपको, भगवान का कोई भी नाम अगर दिया हुआ हो तो आंखें बंद करके लगा देना कि यहाँ पर बहुव्रीहि समास ही है, टिक लगा देना, बस बस इतना याद रखना। इसमें क्या होता है, कोई पद प्रधान नहीं होता है, इसमें दोनों में से अन्य पद ही प्रधान होता है, कोई तीसरा पद ही प्रधान होता है। अगर पूछ लिया जाए कि ऐसा कौन सा समास है जिसमें तीसरा पद व अन्य पद प्रधान होता है, तो उस बहुव्रीहि समास का नाम ले देना है आपको कि बहुव्रीहि समास में तीसरा पद प्रधान होता है, अन्य पद प्रधान होता है, दोनों पद में से कोई पद प्रधान नहीं होता। भगवान के सभी नाम, कोई भी स्पेशल नेम भगवान के सभी उसमें आ जाए। वाला है, ठीक है, जो, जिसकी, जिसके, समास विग्रह करने पर वाला है, जो, जिसकी, जिसके, अगर ये सब आए तो वहां पर बहुव्रीहि समास 101% होगा। जैसे कि बता देती हूँ आपको, विग्रह करने पर बताया ना आपको ये। श्वेतांबर, श्वेतांबर का विग्रह करो। सफेद वस्त्रों वाली, सफेद वस्त्रों वाली कौन है, माँ सरस्वती है। वीणा पाणी, वीणा पाणी कौन, वीणा है जिसके हाथ में, जिसके आ गया, ठीक है, सरस्वती। चक्रधर, चक्र को धारण करने वाला कौन है, विष्णु। चतुर्भुज, चार भुजाओं वाला, ठीक है, वाला आ गया। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, कौन है, साक्षात शिव मेरे महाकाल है। त्रिनेत्र, त्रिनेत्र तीन नेत्र हैं जिसके, कौन है वो, शिव। गजानन, गज का आनन है जिसका, गणेश। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, कौन है, गणेश, कौन है, गणेश। इसके बाद बहुव्रीहि समास के प्रकार, बहुव्रीहि समास के भी भेद होते हैं, देखो वो तो बता दिया मैंने आपको कि बहुव्रीहि समास किस किस में यूज आता है। ये सभी भगवान के नाम है, श्वेतांबर सफेद वस्त्रों वाली, वीणा पाणी, चक्रधर, चतुर्भुज, नीलकंठ, त्रिनेत्र, गजानन, लंबोदर, सभी भगवान के नाम है ना, यहीं पे बहुव्रीहि समास का यूज हो रहा है। बट एक पॉइंट और बताना चाहूंगी दोस्तों मैं आपको कि बहुव्रीहि समास के प्रकार भेद 5 होते हैं। कितने होते हैं, 5 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक समानाधिकरण बहुव्रीहि समास, एक वेधीकरण बहुव्रीहि समास, एक तुल्य योग बहुव्रीहि समास, एक व्यतिहार बहुव्रीहि समास, एक पारधी बहुव्रीहि समास, ठीक है।
कौन कौन से होते हैं? समानाधिकरण, व्याधिकरण, तुल्य योग बहुव्रीहि समास, व्यतिहार बहुव्रीहि समास और प्रादि। तो दोस्तों ये बहुव्रीहि समास में सिर्फ आप इतना सा ध्यान रखना, जितने भी भगवान के नाम आए, स्पेशल नाम आए, दोनों पद प्रधान होकर अन्य तीसरा पद प्रधान हो, वहां पर बहुव्रीहि समास होंगे। इसके आगे कभी कोई बढ़ाता नहीं है, पर आज मैं आपको बताना चाहूंगी। 3 मैंने प्रकार बताए हैं: समानाधिकरण बहुव्रीहि समास, वैधिकरण बहुव्रीहि समास और तुल्य योग बहुव्रीहि समास। समानाधिकरण बहुव्रीहि समास के अंतर्गत क्या बताया मैंने आपको कि जहां पर सभी पद कर्ता कारक हो, ठीक है ना। समानाधिकरण में क्या होता है, जो इसके जो पद होते हैं सभी पद कर्ता कारक होते हैं, और इसमें सभी पद जो कर्ता कारक होते हैं उसके द्वारा जब समास विग्रह होता है तो समस्त पदों के द्वारा जो अन्य अर्थ निकलता है विग्रह के कारण, वो करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण आदि विभक्ति में भी उक्त हो जाता है। जैसे कि कुछ उदाहरण देखते हैं हम, आप इधर देखते हैं। प्राप्त है उदक जिसको, प्राप्तो दक। जीती गई है इंद्रियां हैं जिसके द्वारा, जिसके द्वारा मतलब से के द्वारा, ठीक है ना। तो क्या क्या मैंने आपको कारक बताया था। बस इतना सा बताना चाहूंगी कि बहुव्रीहि समास के जो 3 प्रकार होते हैं: समानाधिकरण बहुव्रीहि, वैधिकरण बहुव्रीहि और तुल्ययोग बहुव्रीहि। इसमें कारक इंपॉर्टेंट होते हैं। क्या इंपॉर्टेंट होते हैं इसमें? कारक बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें होते हैं, ठीक है। तो इसमें बस इतना सा कहना चाह रहा है कि इसका जो सभी पद होते हैं इसके कर्ता कारक होते हैं समानाधिकरण बहुव्रीहि समास के, परंतु इसके जो समस्त पद के द्वारा जो पूरा जो पद होता है समास विग्रह करने के बाद जो अन्य अर्थ निकालते हैं ना, वो करण करण कारक, संप्रदान कारक, अपदान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक आदि विभक्ति से युक्त होता है उनका अर्थ निकालने के बाद। जैसे कि जीती गई इंद्रियां हैं जिसके द्वारा, तो से के द्वारा आता है ना, कौन से आय में आता है? कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, तो करण तत्पुरुष आएगा इसमें। जीती गई इंद्रिया है जिसके द्वारा, जित इंद्रिया में, ठीक है। तो दत्त है भोजन जिसके लिए, किसके लिए? कर्ता ने कर्म को करण करण से, संप्रदान के लिए, तो संप्रदान कारक आ जाएगा किसमें? दत्त है भोजन जिसके लिए, दत्त भोजन में। समझ में आ रहा है कुछ? तो नेक्स्ट है निर्गत है धन जिससे, निर्धन। नेक है नाम जिसका, नेक नाम, ठीक है। दूसरा है वेदिकन बहुब्रीहि समास। वेदिकन बहुब्रीहि समास का मतलब क्या होता है? वेदिकन बहुब्रीहि समास में सिर्फ इतना सा याद करना है मेरे दोस्तों कि जबकि यह प्रथम पद कर्ता व अन्य संबंध अधिकरण कारक होता है, इसमें क्या होता है? प्रथम पद कर्ता होता है वैसे ही, बट उसमें क्या होता है? समान अधिकरण में प्रथम पद उसमें भी उसमें सभी पद कर्ता होता है और अन्य पद करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण 4 कारक होते हैं। जबकि वैधिकरण में क्या होता है कि इसका जो प्रथम पद होता है ना यही कर्ता होता है और अन्य पद कौन कौन, क्या? संबंध और अधिकरण होते हैं। वैधिकरण बहुव्रीहि समास के अंतर्गत प्रथम पद कर्ता होता है और अन्य पद संबंध और अधिकरण कारक होते हैं, है ना। संबंध और अधिकरण कारक किसमें होते हैं? वैधिकरण बहुव्रीहि समास के अंतर्गत जो प्रथम पद होता है वो कर्ता होता है, वो अन्य जो पद होते हैं वो संबंध और अधिकरण कारक होते हैं। जैसे कि शूल है, शूल है पानी में जिसके, पानी में जिसके, पानी में, पानी में किसका है? कौन सा कारक है ये? में पेपर, अधिकरण में पेपर, ये में आ गया, ठीक है ना। तो ये कौन सा समास हो गया? वैधिकरण बहुव्रीहि समास हो गया। शूल कर्ता कारक है, शूल, तो इसका है, इसको जब हम पढ़ेंगे समास में रूपांतरण करके तो ये शूल पानी है, शूल पानी का समास विग्रह है। शूल है पानी में जिसके, तो जब विग्रह करने के बाद में हमें अधिकरण कारक और संबंध कारक पता चले और जहां पर प्रथम पद इसका कर्ता हो वहां पर वैधिकरण बहुव्रीहि समास होता है। वीणा है वाणी में जिसके, कौन है? वाणी में पेपर, वो अधिकरण समास आ रहा है, तो वीणा पाणी माता सरस्वती। इसके बाद 3rd नंबर पे आता है बहुव्रीहि समास का 3rd पार्ट है तुल्य योग बहुव्रीहि समास। देखो बच्चों इतना डिटेल में तो कभी पूछा नहीं जाता है, बट मैं आपको बस इतना सा बताऊंगी कि बहुव्रीहि समास 3 प्रकार के होते हैं: समानाधिकरण बहुव्रीहि समास, वैधिकरण बहुव्रीहि समास और तुल्य योग बहुव्रीहि समास। ये जरूर आपको याद कर लेना है कि कौन सा पार्ट है बहुव्रीहि समास का, तो ये आपको जरूर याद करना होगा, चाहे इसके उदाहरण मत याद करना। बट ये है कि अगर आप कभी सेंट्रल लेवल का एग्जाम भी देते हो तो बस आपको कुछ समास तो दूसरी बार पढ़ने की जरूरत है ही नहीं, बस इसको अच्छे से डीपली पढ़ लो, इसको रिविजन कर लो बार बार में, आपका सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तुल्य योग बहुव्रीहि समास। तुल्य योग की ट्रिक क्या है? पहला पद सह बहुव्रीहि, सह, सह होता है,
ठीक है, पहला पद जो आगे का होता है उसमें स लग जाता है। क्या लग जाता है? स। तुल्य में क्या लग जाता है? पहला पद स लग जाता है, बस इतना से याद रख लेना। से स्टार्ट होते हैं, है ना। जो बल के साथ हो सबल, जो देह के साथ हो सदेह, जो परिवार के साथ हो सपरिवार। ये किसमें आएगा? तुल्य बहुव्रीहि समास में आएगा। ठीक है, किसमें आएगा? तुल्य बहुव्रीहि समास के अंतर्गत आता है ये। ठीक है, ओके, ठीक है। चौथे नंबर का जो बहुव्रीहि समास का जो भेद है वो है व्यतिहार बहुव्रीहि समास। व्यतिहार, व्यतिहार जैसे कि नाम से तुम्हें पता नहीं चलेगा व्यतिहार, पर मैं बता दूंगी। जहां पर घात और प्रतिघात, जैसे मैंने मारा फिर तूने भी मारा, ठीक है ना, तो वहां घात प्रतिघात की सूचना मिले, उसे व्यतिहार बहुव्रीहि समास कहते हैं। व्यतिहार का मतलब हार, हार और जीत कब होती है? जब लड़ाई झगड़ा होता है, ठीक है ना। तो जहाँ व्यतिहार मतलब घात प्रतिघात की सूचना मिले, इस चीज से उस चीज से लड़ाई शुरू हुई थी वो पता चलता है। इसे मुक्का मुक्की से जो लड़ाई शुरू हुई है, मुक्का मुक्की, बातों बातों में जो लड़ाई शुरू हुई है, तो बातों बाती, बाता बाती, ठीक है, बातों में बाता बातों, बातों बातों, ठीक है। सॉरी, क्या बोल रही हूँ। उसके बाद में नेक्स्ट जो है लास्ट नंबर का जो बहुव्रीहि समास का जो पार्ट है वो है प्रादि बहुव्रीहि समास। प्रादि बहुव्रीहि समास के अंतर्गत सिर्फ पा, पा और ये पूर्व, ठीक है। क्या याद करना है? अगर प्रादि बहुव्रीहि समास का आपको याद नहीं आए तो आपको क्या लिखना है? पूर्व, ठीक है ना। पूर्व, प्रादि बहुव्रीहि समास जहां पर पूर्व पद उपसर्ग हो, इसका पूर्व पद क्या हो? उपसर्ग हो, ठीक है। नहीं है रहम, बेरहम, बे उपसर्ग है। नहीं है जन जहां, निर्जन, निर, निर क्या उपसर्ग है, ठीक है ना। प्रादि बहुव्रीहि समास बहुत इजी समास है। व्यतिहार भी जहां पर घात प्रतिघात का पता चल रहा हो, जिस चीज से लड़ाई हुई हो, वहां पे व्यतिहार बहुव्रीहि समास हो जाएगा। पादी बहुव्रीहि समास जहां पर पूर्व पद उपसर्ग हो, नहीं है रम बेरहम, नहीं है जन जहां निर्जन। अन्य समास के प्रकार इस प्रकार हैं। बहुव्रीहि समास अन्य जो होते हैं, अन्य समास होते हैं, देखो समास जो बहुव्रीहि समास होते हैं तो 5 प्रकार के होते हैं, मैं बता दिया आपको। कितने प्रकार के होते हैं? 5। कौन कौन से होते हैं? 5 प्रकार के समास होते हैं, ठीक है ना। तो लिखा नहीं आ रहा है, 5 प्रकार के समास होते हैं, ठीक है। कौन कौन से होते हैं बहुव्रीहि समास? 5 प्रकार के: समानाधिकरण, वैधिकरण, तुल्य योग, व्यतिहार और प्रादि, ठीक है ना। इसके बाद में अन्य समास के कुछ प्रकार हैं दोस्तों, वो है पहला संयोग मूलक समास, जो कि दोनों पद जो होते हैं इसमें दोनों पद संज्ञा होती है, ठीक है। दूसरे नंबर पे आश्रय मूलक समास, जिसका जो पहला पद विशेषण होता है, दूसरा पद बलवान होता है, से कच्चा केला, शीश महल, मौलवी साहब। तीसरे नंबर का समास होता है वर्णन मूलक समास, जिसका कि पहला पद अवयव होता है और दूसरा पद संज्ञा होता है, ठीक है। जैसे कि पहला पद अवयव यथाशक्ति, प्रतिमास, घड़ी घड़ी, ये वर्णन मूलक समास के अंतर्गत आते हैं। एक बार और बता देती हूँ मैं दोस्तों आपको, बहुव्रीहि समास 5 प्रकार के होते हैं। समानाधिकरण, जहां पर कारकों का बोध होता है। दूसरा है वैधिकरण, जहां पर सिर्फ 2 कारक का बोध होता है, संबंधाधिकरण का। तीसरा है तुल्य योग बहुव्रीहि समास, जहां पर स आगे लग जाता है, जहां पर आगे स लग जाता है, जो देह के साथ हो सदेह है, ठीक है। चौथा होता है व्यतिहार, जहां पर घात प्रतिघात का पता पड़ता है, जिस चीज से लड़ाई की जाती है, मुक्का मुक्की से लड़ाई हुई है ना, बातों बातों से लड़ाई हुई, बातें बातें, इस टाइप से जो पता चलता है, वहां पर व्यतिहार बहुव्रीहि समास होता है। 5वें नंबर का समास है प्रादि बहुव्रीहि समास। प्रादि बहुव्रीहि समास का मतलब होता है जहां पर पूर्व पद उपसर्ग हो, ठीक है, जहां पर पूर्व पद उपसर्ग हो। इसके बाद में अन्य समास के प्रकार एक बार और बताना चाहूंगी। संयोग मूलक उपसर्ग, संयोग मूलक उपसर्ग का मतलब होता है दोनों पद संज्ञा होते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। जैसे माता और पिता, माता भी संज्ञा है, पिता भी संज्ञा है। दूसरे नंबर पे आशय मूलक समास, आशय मूलक समास में क्या होता है? पहला पद विशेषण होता है, दूसरा पद बलवान होता है, जैसे कच्चा केला, शीश महल, मौलवी साहब। इसके बाद तीसरे नंबर का है वर्णन मूलक समास। वर्णन मूलक समास में क्या होता है? पहला पद अवयव होता है,
और दूसरा पद संज्ञा होता है। पहला पद अवयव यथाशक्ति, या फिर उपसर्ग भी हो सकता है, प्रतिमास, घड़ी घड़ी, रिपीटेशन भी हो सकता है। अगर आपको मेरी आज की वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी हो दोस्तों, तो प्लीज इसको डिटेल से पढ़ना। चाहे लाइक मत करो, सब्सक्राइब मत करो, शेयर मत करो, पर प्लीज और प्लीज जो मैंने टॉपिक आपको पढ़ाया है इसको आप डीपली, अगर मैं नहीं पढ़ा सकी हूँ आपको, तो प्लीज मेरे जो नोट्स हैं इनको अच्छे से आप पढ़ लेना, तैयारी करना। आपसे 2 से 3 बार भी आप इसका रिवीजन करोगे तो आपको ये अच्छे से याद हो जाएंगे, और आप सेंट्रल लेवल का एग्जाम या स्टेट लेवल का कोई भी एग्जाम इजीली क्रैक कर सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।